लेट्स माइक हिस्ट्री को जानो। यह साल था 1922। जगह थी लंदन का हाई कोर्ट। एक भारतीय अंग्रेजों की धरती पर अंग्रेजों के कानून के तहत एक अंग्रेज अधिकारी के खिलाफ केस लड़ रहा था। केस में सामने था माइकल ओ डॉयर, वही शख्स जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान पंजाब में बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। सैकड़ों मासूमों के इस कातिल का केस ब्रिटिश सिस्टम हर हाल में जीतना चाहता था। वजह भी साफ थी, जलियांवाला का सच अगर बाहर आ जाता तो ब्रिटिश हुकूमत का हैवानियत भरा चेहरा भी दुनिया के सामने आ जाता। यही वजह है कि एक वकील ने इस केस में अंग्रेजों की सच्चाई बाहर लाने के लिए अपनी जान झोंक दी। ये वो वकील थे जिन्होंने क्रांतिकारियों की तरह तलवार नहीं उठाई थी, बल्कि ब्रिटिश कोर्ट रूम को ही जंग का एक मैदान बना दिया था। ये केस लड़ने वाले भारतीय वकील कोई साधारण इंसान नहीं थे। इनका नाम था चित्तूर शंकरन नायर, जिनके तर्कों और सवालों ने ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर चेहरे को दुनिया के सामने रख दिया था। उनकी ये लड़ाई एक कोर्ट रूम ड्रामा ही नहीं थी, बल्कि एक ऐतिहासिक संघर्ष था जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी थी। 5 हफ्ते चले इस मुकदमे पर ही रिसेंट में अक्षय कुमार की एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है केसरी 2। इस फिल्म में सीपी रामास्वामी के इसी केस को बताया गया है। दावा है कि यह मूवी हमें जलियांवाला बाग के उस अनसुने चैप्टर की झलक दिखाएगी जिसे इतिहास की किताबों में ज्यादा जगह नहीं मिली। तो आखिर इस केस में हुआ क्या? क्या सीपी रामास्वामी अंग्रेजों की अदालत में भारतीयों को न्याय दिला पाए थे? और कैसे इस लड़ाई ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी मजबूत किया था? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश की आजादी की लड़ाई का वो डार्क चैप्टर है जिसने कई महान विभूतियों को अंग्रेजों से लड़ने में मदद की थी। इस हत्याकांड की भयावहता ने भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ऊधम सिंह, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय जैसे महान आंदोलनकारियों में ऊर्जा भरी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी लोगों पर या तो मूवी बनी है या फिर इन्हें फिल्मों में जगह दी गई है। खुद सरदार ऊधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओ डायर की हत्या की थी, उन्हें भी एक फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इन्हीं माइकल ओ डायर को कटघरे में खड़ा करने वाले शंकरन नायर के बारे में बहुत कम बातें होती हैं। मैं आपको इस केस के बारे में और इस केस को लड़ने वाले वकील शंकरन नायर की पूरी कहानी बताऊंगा। लंदन में इस केस में हुआ क्या था, उसके बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा शंकरन नायर के बारे में, जिन्होंने ये केस लड़ा था, क्योंकि तभी आपको समझ आएगा कि उन्होंने ये केस लिया क्यों था। शंकरन नायर तेज तर्रार वकील रहे होंगे। शंकरन नायर वकील होने के साथ साथ बहुत बड़े समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज सुधार के लिए कई काम किए थे, लेकिन उनके बेहद लंबे करियर में रिमार्केबल काम पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के खिलाफ लड़ा गया केस ही माना जाता है। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, गांधी एंड अनार्की। इसमें उन्होंने डायर पर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। यही वजह है कि उन्हें एक अंग्रेज के खिलाफ एक अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी जजों के सामने मुकदमा लड़ना था। इसी बात ने इस केस को हिस्टोरिक बना दिया था। लेकिन यह केस नायर इसलिए भी लड़ा था क्योंकि वो आम वकील नहीं थे, बल्कि बहुत लड़ाकू और विद्रोही वकील हुआ करते थे। 1857 में जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी जा रही थी, तब नायर पैदा हुए थे। उनके पुरखे ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए थे। उनके दादाजी मालाबार के सिविलियन डिविजनल ऑफिसर के अंडर चीफ ऑफिसर हुआ करते थे। जब नायर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने गए तो उन्हें कानून की पढ़ाई में दिलचस्पी आई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट थे, इसलिए जैसे ही उनकी लॉ की डिग्री खत्म हुई तो उन्हें सर होराशियो शेफर्ड ने अपने पास काम पर रख लिया। ये महाशय आगे चलकर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए थे और उनके बाद उनको फॉलो करते हुए नायर को भी चीफ जस्टिस बनने का मौका मिला था। दोस्तों, नायर शुरू से ही अपने काम, अपने सिद्धांत और इरादों के पक्के थे। इसी के चलते एक बार उन्हें कई दिक्कतें भी झेलनी पड़ी थी। द केस दैट शुक द अंपायर नाम की किताब में एक ऐसी ही घटना का जिक्र नायर के पड़पोते रघु ने किया है। वो लिखते हैं कि एक बार मद्रास में वकीलों ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी वकील अंग्रेजी बैरिस्टर के जूनियर के तौर पर काम नहीं करेगा। इस प्रस्ताव के खिलाफ जाते हुए नायर ने कहा था कि कोई भी वकील अपने क्लाइंट के फेवरेट वकील को अपना सीनियर चुन सकता था, और ये उस टाइम का एक प्रैक्टिस होती थी। नायर का कहना था कि ये उनका अधिकार है जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता। उनके इस रवैये की वजह से उस टाइम पर वकीलों ने उनका बायकॉट तक कर दिया था, लेकिन नायर टस से मस नहीं हुए। उनकी यही दृढ़ता दिखती है साल 1908 में, जब भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की बात चली।
दरअसल इस रिफॉर्म को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने लिखा कि इंग्लिश ज्यूरी अंग्रेजों की तरफ ज्यादा बायस्ड है। उनके इस आर्टिकल से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भड़क गई। उन्होंने वायसराय को चिट्ठी लिखकर शंकरन नायर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की गद्दी छीनने तक की अपील कर दी थी। रघु बताते हैं कि नायर से गुस्सा रहने वालों में कुछ एलीट ब्राह्मण भी थे उस वक्त। इसकी वजह यह थी कि नायर एक टाइम पर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। वैसे आपको बता दूं कि कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर्स में से भी ये एक थे, लेकिन शुरुआत में उन्हें कांग्रेस में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि उस दौर में कांग्रेस मोटे तौर पर ब्राह्मणों के दबदबे वाली पार्टी थी और इसीलिए वो अपने आप को वहां कंफर्टेबल नहीं पाते थे। यही हाल ब्राह्मणों का भी था। उन्हें लगता था कि नायर उनके काम के नहीं हैं। इसीलिए जब मद्रास एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका नाम नॉमिनेट हुआ तो ब्राह्मणों ने इस बात का खूब विरोध किया और कोशिश की कि उनको ये पोस्ट ना मिले। इस तरह नायर अपने ही लोगों के बीच में अपने सही कामों के लिए बदनाम थे। यही नहीं दोस्तों, उनसे नाराज होकर भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने एक बार कहा था कि नायर ऊंची आवाज में चिल्लाते हैं, किसी की सुनते नहीं और किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं होते। इन सभी बातों से अलग उनकी पहचान मद्रास में एक सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में भी थी। साल 1897 में वो कांग्रेस पार्टी के तब तक के इतिहास में मलयाली अध्यक्ष बने थे। 1908 में मद्रास हाईकोर्ट में वो जज बने। 1912 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1915 में उन्हें वायसराय की परिषद में भी जगह मिली और इसके बाद उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी बना दिया गया। जब वो जज थे तब उन्होंने इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिज को खूब प्रमोट किया। अब सोच कर देखिए, वो दौर था जब इस तरह की चीजें समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर दोस्तों आता है साल 1919, जब एक ऐसी घटना हुई जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। ये घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। हुआ ये कि 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया। इस एक्ट में बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी वारंट के आपको कितने ही टाइम तक के लिए अरेस्ट किया जा सकता था। उस वक्त देश में और भी आंदोलन चल रहे थे और इसी आंदोलन में पंजाब के 2 नेता गिरफ्तार हो गए थे। इन्हें किचलू भाई कहा जाता था। ये दोनों क्रांतिकारी लीडर थे। इसी टाइम पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को भी लागू किया गया था। वैसे 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आए थे वैसे तो वो कठोर थे, लेकिन इन्हें सरल बनाने का काम 1916 में शंकरन नायर ने किया था, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी रिकमेंडेशंस दी थी जिनकी बदौलत 1919 का कानून फिर भी ब्रिटिश कानूनों के 1916 वाले ड्राफ्ट से काफी हद तक लिबरल थे। हालांकि सत्येंद्र किचलू के अरेस्ट की वजह से जो प्रदर्शन जलियांवाला बाग में हुआ उस पर माइकल ओ डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। यह एक भयानक हत्याकांड था दोस्तों, जिसमें जलियांवाला बाग में कोई भी नहीं बचा। किसी ने कुएं में कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की तो कई कुएं तक पहुंचने से पहले ही अंग्रेजों की गोलियों का शिकार हो गए। इस घटना के बाद नायर इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने वायसराय की काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। नायर के इस्तीफे ने पूरे ब्रिटिश महकमे को चौंका दिया था, क्योंकि सभी को लगता था कि नायर अंग्रेजों का साथ देने वाले वकील हैं। लेकिन जल्दी ही यह गलतफहमी दूर हो गई। कहते हैं कि उनके इस्तीफे के तुरंत बाद ही इतना भयंकर असर पड़ा कि पंजाब से प्रेस पर लगे बैन को और साथ ही साथ वहां पर लगे मार्शल लॉ को हटा लिया गया। फिर हत्याकांड की जांच के लिए लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन भी बनाया गया। नायर ने इसी टाइम पर अपनी एक किताब गांधी एंड अनार्की भी लिखी, जो उन्होंने साल 1922 में पब्लिश की। इस किताब में उन्होंने महात्मा गांधी के काम करने के तरीकों और उनके अहिंसा के सिद्धांतों पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलनों का विरोध किया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह के आंदोलन हिंसक होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इसमें हिंसा होनी तय थी, फिर चाहे वो हिंसा अंग्रेज ही क्यों ना करें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। खैर, इसी किताब में उन्होंने माइकल ओ डायर को भी इस हत्याकांड का दोषी ठहराया और कहा कि माइकल ओ डायर के गैर जिम्मेदाराना तरीकों की वजह से सैकड़ों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस किताब में किए गए दावे के खिलाफ माइकल ओ डायर कोर्ट चले गए। उन्होंने इंग्लैंड नायर स्वामी के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। अब दोस्तों, जैसे कि क्लियर था, इंग्लैंड में इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की कोर्ट में भारत जैसे गुलाम देश के वकील को केस लड़ना था, तो दिक्कतें तो आनी ही थी, आप इमेजिन भी कर सकते हो। और आगे हुआ भी यही। आगे चलकर इस केस ने भारत की बहुत मदद की, इसको भी जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इस केस में हुआ क्या था। दोस्तों, नायर जलियांवाला बाग हत्याकांड का केस लंदन के किंग्स बेंच कोर्ट में लड़ा गया। केस करीब 5.5 सप्ताह तक चला। उस समय का यह सबसे लंबा सिविल केस था और ब्रिटिश मीडिया में इसको खूब कवर किया गया। यह केस इतना इंटरेस्टिंग था कि लोग दूर दूर से इसे देखने और सुनने आते थे। एक बार तो बीकानेर के महाराजा भी इस केस की सुनवाई देखने पहुंच गए थे। अब दोस्तों, नायर के लिए यह जंग बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जूरी में जो 12 लोग थे वो सब के सब अंग्रेज थे।
मामले की अध्यक्षता जस्टिस हेनरी मकार्डी कर रहे थे, लेकिन मकार्डी ने शुरुआत में अपने इरादों से जाहिर कर दिया था कि वो नायर नहीं बल्कि ओ डायर के साथ खड़े हैं। बाकी जजों ने भी यही काम किया, नायर के लिए दिक्कतें खड़ी कर दी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और केस का फैसला भी सुनाया गया। पहले जान लेते हैं कि दोनों पक्षों ने कहा क्या क्या और फिर किस आधार पर कौन सा पक्ष जीता। देखिए, माइकल ओ डायर की ओर से अर्नेस्ट बी चार्ल्स ने पैरवी की थी। उन्होंने ओ डायर को एक महान और आदर्श प्रशासक बताया जिसने भारत में विद्रोह को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए थे। चार्ल्स ने अपने तर्कों में अंग्रेज जूरी की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की और यह साबित करने की कोशिश की कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए ओ डायर ने जो कदम उठाए वो बहुत जरूरी थे। उन्होंने भारतीयों को विद्रोही, उग्रवादी और राष्ट्रद्रोही पता नहीं क्या क्या बताने की कोशिश की ताकि जूरी का फैसला ओ डायर के फेवर में चला जाए। अब वहीं नायर की ओर से पैरवी कर रहे थे सर वॉल्टर शॉबे, जो कभी मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हालांकि जैसा मैंने पहले ही बताया, मुकदमे की शुरुआत के दूसरे ही दिन मैकार्डी ने अपनी दिशा बदलने की कोशिश की। उन्होंने पूरे केस को ही चेंज करने के लिए दांव लगाए। उन्होंने डायर की बजाय सीधे वकील नायर से ही उल्टे सीधे सवाल जवाब शुरू कर दिए। मैकार्डी ने नायर से पूछा कि क्या वो अदालत में यह साबित करना चाहते हैं कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का सही या गलत फैसला लिया था। उन्होंने जूरी से कहा कि भारत में साम्राज्य की सुरक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और कभी कभी दुनिया के सबसे बड़े हितों को साधने के लिए कुछ कठोर कदम उठाने पड़ते हैं जो हमें लंदन में अमानवीय या इनह्यूमन लग सकते हैं। इस तरह की बातें दोस्तों पूरे केस में हुई। इन बातों से खुद नायर हैरान थे क्योंकि वो लंबे टाइम से जज रह चुके थे, अपने वकीलों के खिलाफ जा चुके थे, सिर्फ कानून के निष्पक्ष होने को लेकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। लेकिन यहाँ पर जज खुद बिके हुए थे। पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरा सिस्टम नायर के खिलाफ था। अब जाहिर है कि एक अकेला भारतीय जब लड़ा तो बहुत बहादुरी से, लेकिन जब फैसला आया तो नायर ने ये केस 11-1 के बहुमत से हार गए। नायर को ओ डायर को बदनाम करने का दोषी ठहराया गया और उन्हें 500 पाउंड का जुर्माना और मुकदमे का पूरा खर्चा चुकाने का ऑर्डर पास किया गया। हालांकि ओ डायर ने बाद में एक ऑफर दिया और कहा कि अगर नायर माफी मांग ले तो वो जुर्माने की रकम को माफ कर देंगे, लेकिन नायर अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं माफी मांगने की बजाय हर्जाना भरना पसंद करूंगा क्योंकि मैंने जलियांवाला बाग के बारे में सिर्फ और सिर्फ सत्य लिखा था। अब दोस्तों, कहानी यह है कि नायर के पास ऑप्शन था कि वो हायर कोर्ट में इस केस को घसीटे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए ऐसा नहीं किया कि अगर फिर से 12 अंग्रेज व्यापारी, वो यहाँ पर जूरी को व्यापारी कहने लगे थे, तो वो भी वही निर्णय देंगे। अब दोस्तों, वैसे तो नायर ये मुकदमा हार गए, लेकिन इसे केस ने भारत में ब्रिटिश शासन की करतूतों को दुनिया के सामने रख दिया। उस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था और इस फैसले ने भारतीयों को यह दिखा दिया कि ब्रिटिश सरकार अपने ही लोगों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी नेशनलिस्ट थे और उनको और ज़्यादा मोटिवेट किया, जो स्वशासन की मांग इससे मजबूत हुई। हालांकि 1934 में जब वो 77 साल के हुए तो नायर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत उनके परिवार के थ्रू जिंदा रही। आगे चलकर इन्हीं माइकल ओ डायर को गोली मार दी थी सरदार ऊधम सिंह ने, जिन्हें ब्रिटेन में ही फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, नायर ने जलियांवाला बाग के अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम ने उन्हें जस्टिस ही नहीं दिया। अब देखते हैं कि नायर के बारे में ये सारी बातें अक्षय कुमार की मूवी में देखने को मिलेंगी या नहीं, और अगर देखने को मिलेंगी तो वो किस तरह से दिखाई जाएंगी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये कहानी सुनने के बाद क्या आप केसरी 2 मूवी देखने जाएंगे, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.